हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आपने थंबनेल से देखा होगा, आज काफी अमेजिंग और कुछ लोग का कंफ्यूजन भी था कि बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब होता क्या है। तो आज हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डियर, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो स्टेनो हो, या कोई भी अदर एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो डियर आप अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ अनअकैडमी पे कर सकते हैं। डियर, आपको बस करना है इतनी सी बात, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना अपने फोन में और जस्ट आपको सर्च करना है रंजन कुमार, और नहीं तो हमारी क्लासेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करना है और हमारी क्लासेज के लिंक आपको मिल जाएंगे। फिर सबसे पहली क्लास जो हमारी होती है इस वीडियो के आधे घंटे के बाद आपको मिलेंगे, वो 7:30 बजे। डियर, अभी उस समय मैं एमटीएस का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप अपनी एमटीएस की प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वहां पर बिल्कुल स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जहां पर आप पोल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है डियर, अपने आप को इवेल्युएट करना, और वो इवेल्युएशन आप मेरे साथ कर सकते हैं फ्री क्लासेस में। डियर, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, हमारा प्रोफाइल लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और क्लासेज के लिंक मिलेंगे डियर, 3 क्लासेज हैं, तीनों क्लासेज के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से क्लिक करके आप हमारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। डियर, मैं चाहूंगा कि कम से कम आप एक क्लासेज हमारी अटेंड करें, अच्छा लगेगा, आप मेरे साथ कंटिन्यू अपने आप करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो करिए और जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस के लिए। और आपको सिर्फ कोड एक इस्तेमाल करना होगा वहां पर, जो आपका 2021 रंजन 2021, जस्ट ये आपको फॉलो करना है। रंजन लिखना है, याद रखेंगे 2021। या कोई भी फ्री क्लासेस डियर आप लेते हैं, डियर आप संडे कॉम्बेट का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आप 1 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हैं। इवन आप प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में जीत सकते हैं। तो जल्दी जाइए और देर किस बात की, लिंक को फॉलो कीजिए और हमसे जुड़िए। देर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आपको पता ही है, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टा के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिर किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आपको कोई जरूरत है पीडीएफ से रिगार्डिंग, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.englishtak.com। तो डियर, आज जो हम करने वाले हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पहले तो मैंने सोचा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने माइंड बदला कि आज हम आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे। डियर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास 3 तरह का होता है। पहला होता है बी वर्ब, दूसरा हमारा होता है डू वर्ब, और तीसरा हमारा होता है हैव वर्ब। अब आपको कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। रीजन बताऊं कि इनका यूज आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इनका यूज आप मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो एक एक करके सभी के पहले हम फॉर्म देख लेंगे, फिर उनके यूजेस पर हम चलेंगे। सबसे पहला हम बी के फॉर्म को देखेंगे। सिंस ये मेन वर्ब का भी रोल अदा करेंगे आपको, तो इनके भी फॉर्म्स होते हैं अलग अलग। जैसे मैं बात करूं MB1 की, तो बी का MB1 फॉर्म जो होता है डियर, वो होता है एम, इज, आर। पहला ऐसा वर्ब है जिसके V1 फॉर्म में 3 फॉर्म्स हैं। सभी V1 फॉर्म के 2 फॉर्म्स होते हैं, आपको पता होगा। जैसे आपको V5 कह के पढ़ते हो, एक्चुअली वो V1 का ही फॉर्म होता है। तो सभी जो प्राइमरी हमारे वर्ब्स हैं, उनके V1 फॉर्म 2 होते हैं, लेकिन बी एक ऐसा वर्ब फॉर्म है जिसका MB1 तीन फॉर्म होता है। 2 तो कॉमनली सबके होंगे ही, लेकिन इसके 3 फॉर्म्स होंगे। चलिए बात करें इसके V2 की, तो डियर इसका जो V2 फॉर्म होता है वो होता है वाज वर्ब। और अगेन एक अमेजिंग चीज है,
सभी वर्ब फॉर्म्स की दो ही सॉरी सभी वर्ब फॉर्म की सिर्फ एक V2 फॉर्म होती है, लेकिन बी वर्ब की दो V2 फॉर्म्स है। तीसरे की बात कर ली जाए, तीसरा होता है इसका डियर बिन, V3 फॉर्म है इसका बिन, और एक इसका ING वर्ब फॉर्म है। एंड आई होप, लेट मी चेक कि हमारे वीडियोस पे ना जा रहा हो। चलिए, वीडियोस पे अभी तक नहीं जा रहा है। ING वर्ब फॉर्म ये आपका चौथे फॉर्म हो गए, जिनको हम कहते हैं बीइंग। तो आज हम जो यूजेस देखेंगे कि किस तरीके से बी को हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल्स दूं, अब हमें पता चल गया कि बी वर्ब में एम इज आर आता है, वाज वर आता है, बीन आता है और बीइंग आता है। तो सबसे पहले देखेंगे एम इज आर और वाज वर, क्योंकि ये जो फॉर्म्स आपके हैं एम इज आर और वाज वर, इन दोनों का इस्तेमाल हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के जैसा करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के जैसा करते हैं। चलिए, और ये आपको सॉल्यूशन होगा, कोई इसके लिए रूल्स नहीं जानना है, आपको एग्जांपल से समझनी है। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन इज अ डॉक्टर। अब हमें यहाँ पर इज को पता करना है कि इज कैसा वर्ब है, अभी हम पता नहीं करेंगे, एक सेंटेंस और लिखेंगे। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर अगेन एक इज वर्ब है, तो हम इस वर्ब को देखेंगे जरा और समझेंगे कि दोनों वर्ब्स में कैसा वर्ब है। देखिए, हम बात करेंगे हेल्पिंग और मेन वर्ब को पहले समझने की। जब हम बात करते हैं कि कोई वर्ब फॉर्म है, इसके वर्ब फॉर्म हेल्पिंग और मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। तो इतना जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी को भी हेल्पिंग कह रहे हैं, किसी को भी, अब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका एग्जांपल्स ले सकते हैं कि अगर किसी को हेल्पिंग कर रहे हैं, तो अगर हम हेल्पिंग कह रहे हैं किसी को, तो जरूर वहां पर कोई ना कोई मेन रहा होगा। अगर जैसे मैं बताऊं, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज ले सकते हैं जहां पे एक हेल्पिंग और एक मेन की जरूरत पड़ती है, और अगर वहां इंसान एक ही मौजूद है, तो क्या उसको हम हेल्पिंग कहेंगे? या मान लीजिए किसी को भी आप बुलाते जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हेल्पर है, लेकिन अगर वो अकेला है, तो क्या वो हेल्पर होगा? क्या वो हेल्प करने वाला होगा? जी नहीं। तो बात वही है कि अगर हम किसी वर्ड को हेल्पिंग और मेन वर्ब में नाप रहे हैं, तौल रहे हैं या बता रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब वही होगा जो किसी को हेल्प कर रहा होगा। इसलिए आज मैंने टाइप नहीं करा, क्योंकि टाइप करने में ना मैं बंद जाता हूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता उतने अच्छे से। तो बात आएगी कि मेन वर्ब अगर रहेगा तभी हेल्पिंग को हम हेल्पिंग कहेंगे। आ जाइए जरा यहाँ पर, रोहन इज अ डॉक्टर। अब देख रहे हैं कि इज जो है किसी की हेल्प नहीं कर रहा है, तो कहने का मतलब ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर इस प्लेइंग को समझेंगे, तो प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है, इट मींस इज प्लेइंग की हेल्प कर रहा होगा, तो ये जो इज हुआ ये कैसा वर्ब हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई होप यहाँ पर चीजें बी वर्ब में समझ में आई कि हेल्पिंग वर्ब मतलब एम इज आर वाज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब तभी कहेंगे जब वो किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ आए, किसी ना किसी मेन वर्ब के साथ आए। कुछ और एग्जांपल्स, एक सेकेंड, मैं इसके स्लाइड्स को थोड़ी सी इंप्रूव कर लेता हूँ। नंबर्स ऑफ जो स्लाइड्स हैं इनको मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ, क्योंकि आगे मैंने सोचे थे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब भी पढ़ाऊंगा, बट लगता नहीं ज्यादा पढ़ाने की जरूरत होगी यहाँ पर, क्योंकि इसी में हमारा टाइम ज्यादा निकल जाएगा। चलिए, तो अभी हमने इतना समझा कि एमिजार वाज वर अगर अकेले आ जाता है, अगर अभी मैं ये लिखूंगा अभी, एमिजार वाज वर अगर अकेले आ रहा है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो वो खुद को मेन वर्ब कहेगा और उसे मेन वर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। सम मोर एग्जांपल्स लाइक, शी वाज इन माई क्लासरूम। अब यहां पर वाज आपका मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट,
she was helping me, she was helping me, she was helping me she was helping me in my paper, in my exam. She was helping me in my exam. वह मेरे एग्जाम में मदद कर रही थी। अब यहाँ पर was अगर कोई पूछे तो क्या है, तो सिंस हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा, हेल्पिंग जो है ये मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो was आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आई होप एमीज आर वाज वर मैंने सबके एग्जांपल्स दे दिए। यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये हेल्पिंग और मेन दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि अगर अकेला आ रहा है तब तो इसको मेन वर्ब कहेंगे, अगर ये किसी के साथ आ रहा है तो ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते डियर दूसरे की तरफ। दूसरा हमारा है डू वर्ब। तो डू वर्ब के भी फॉर्म पहले हम देखेंगे। आई होप डू वर्ब के फॉर्म्स तो आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा। V1 इसके डू और डज होते हैं। ये V1 होते, इस बात का ध्यान रखेंगे, हम दोनों को ही V1 कहते हैं, हम दोनों को ही V1 कहते हैं, ठीक है। डू और डज एक सिंगुलर और एक प्लूरल फॉर्म। अगर हम बात करें MB2 की, तो MB2 जो फॉर्म होता है वो हमारा होता है डिड। MB1 प्लस ING ये जो होता है आपका डूइंग। बात करेंगे V3 फॉर्म की, तो ये होता है हमारा डन। चलिए इस बार V3 बाद में लिखा गया, कोई बात नहीं, नहीं ऐसा करता हूँ, पहले V3 लिखता हूँ फिर ING लिखता हूँ। V3 काफी देर रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लास को। चलिए, और ये होगा हमारा, थोड़ा सा आखिरी टाइम में दिमाग भी शांत नहीं रहता है, ये हो जाएगा डूइंग। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला और ये वाला कोई हेल्पिंग वर्ब है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि दे आर ओनली मेन वर्ब। इनका जब भी आप इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे इट विल बिकम्स मेन वर्ब एंड इट विल बिकम्स हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा मेन वर्ब भी बन सकता है और हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है। MB3 और ING वाला जो वर्ब फॉर्म होगा दे आर ऑलवेज मेन वर्ब, ये जब भी होंगे तो मेन वर्ब होंगे, ठीक है। अब जरा एग्जांपल देखा जाए। She does her work on time. She does her work on time and she does not do her work on time। अब दोनों में हम डज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में जो डज आया है किस तरह का वो फंक्शन कर रहा है। चलिए, अगर हम बात करें इस डज की, तो क्या देखा जाए कि क्या इसके अलावे कोई मेन वर्ब है। तो कुछ लोग को ये वर्क नजर आ जाएगा कि सर ये मेन वर्ब है, तो भाई ये वर्क मेन वर्ब नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये है हमारा पजेसिव डिटरमिनर, और कोई भी पजेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन आता है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स भी वैसा लिया जो आप कंफ्यूज हो थोड़ा सा। पजेसिव डिटरमिनर के बाद क्या आएगा, नाउन। तो ये जो वर्क है यहाँ पर एक्चुअली ये नाउन है, ये वर्ब नहीं। तो अब डज अकेला बच गया, इसके साथ कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, तो ये खुद को कहेगा मेन वर्ब। क्या कहेगा, मेन वर्ब। लेकिन नीचे में आ जाए, वर्क को हमने समझा कि वर्क हमारा नाउन है, अच्छी बात है, वर्क हमारा नाउन है, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम जरा डू को समझ लेते हैं कि ये डू क्या है। फिर एक डू यहाँ है और एक डज यहाँ है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो डज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन। तो डू डज में भी समझ में आया कि भाई डू और डज जो होगा ये अकेला अगर आ रहा है तो भैया वो मेन वर्ब है, अगर वो किसी के साथ आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए, जैसे she do not do her homework।
शी लिखेंगे तो डू तो होगा नहीं, इसलिए हम कर देते इसको डे। ठीक है, दे डू नॉट डू हर होमवर्क, तिरछा चल जाता है। इतना भी अच्छे से लिखो, इस पे ना पैड पे उतना अच्छा से हाथ नहीं बैठता। दे डू नॉट डू दी होमवर्क, दे डू नॉट डू दी होमवर्क। अब इसको समझेंगे कि दो जगह हमने डू लगाया तो कौन कौन सा डू क्या कर रहा है। एक डू यहाँ है, एक डू यहाँ है। अगर नॉट के पहले आया है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा कैसा वर्ब है। तो आई होप डू डज में हमें डिफरेंस पता चला। अगर इसी डू को आप अकेले लिखेंगे, जैसे देखिए दे डू दियर या दे डू दी होमवर्क, दे डू दी होमवर्क। अब जरा यहाँ पे समझे, गौर करें, तो यहाँ पर डू अकेला आया है, कोई और मेन वर्ब नहीं है। अगेन होमवर्क जो लिखा है ये एक नाउन है, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। डूडज समझ में आया कि अगर डूडज दूसरे वर्ब की, जरूरी नहीं कि डू वर्ब के साथ आएगा, दूसरे वर्ब के साथ भी आ सकता है। कुछ लोग के कंफ्यूजन कहीं ये ना हो जाए। जैसे वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर जो डू है ये कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि स्पीक यहाँ पर मेन वर्ब। तो डू हमें समझ में आया, डज समझ में आया कि किस तरीके से ये मेन वर्ब होगा और कब कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा। एक हमारा और इसमें बचा हुआ है, यू डिड योर वर्क। अब हमसे कोई पूछे कि ये डिड कैसा वर्ब है, तो हम देखेंगे कि ये डिड के अलावे कोई वर्ब है इस सेंटेंस में, तो पता चलेगा इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है। यह भी मैंने बताया आपको कि ये पजेसिव डिटरमिनर हो गया, तो ये पजेसिव डिटरमिनर का नाउन हो गया। तो डिड अकेला आया है तो दिस इज कॉल्ड अ मेन वर्ब। ये कैसा है, मेन वर्ब है। अगेन समझेंगे दूसरा, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। अब अगेन हम इसको जस्टिफाई करेंगे, समझेंगे कि अब यहाँ पर डिड ये कैसा वर्ब है। आई होप नीचे के स्क्रोलर से इसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पर डिड कैसा वर्ब है, चूंकि डू यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। ये हमारा कैसा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आई होप डू डज और डिड ये तीनों आप समझ पाए कि कब ये हेल्पिंग वर्ब होगा, कब ये मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है हैव वर्ब। अगेन इसके भी जैसे सिमिलर फॉर्म्स होते हैं, इनके भी फॉर्म्स होंगे। इनका MB1 फॉर्म जो होता है वो होता है हैज और हैव। ठीक है, हैज और हैव। इनका V2 फॉर्म होता है हैड। इनका MB3 फॉर्म होता है हैड। और इनका जो ING फॉर्म होता है V1 प्लस ING, ये होता है हैविंग। तो अगेन हमें समझ में आया कि यहाँ पर हैव हैज ये दोनों जो है ये हेल्पिंग वर्ब साथ ही साथ मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब और साथ ही साथ मेन वर्ब, लेकिन ये जब भी होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब बनेंगे, ये भी सिर्फ मेन वर्ब। कभी कभी आपको हैविंग वाला हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिख जाता है कभी कभी, ठीक है, बट वहां पर भी उसे हमें मेन वर्ब ही कंसीडर करना पड़ता है। कभी लेटर ऑन इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं। अब जरा देखा जाए, अब इसको समझेंगे कि कब कब हैव हेल्पिंग वर्ब होगा और कब कब हैव मेन वर्ब होगा। जरा देखिए, वी हैव अ न्यू कार, वी हैव अ न्यू कार। अब यहाँ पर जो हैव है, देख रहे हैं कि हम कोई दूसरा यहाँ पर नाउन नहीं है, कोई भी, सॉरी,
कोई भी दूसरा यहाँ पर वर्ब नहीं है, सो दिस इज अ मेन वर्ब। अगेन we have had we have had a new car। अब यहाँ पर have, अब यहाँ पर had। अब ये जरा कंफ्यूजन वाला होगा कि सर इसका या तो मीनिंग क्या होगा या मतलब। पहले तो हम समझ लें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में और सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। इस हैव को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और ये V3 चूंकि हमने बताया कि V3 फॉर्म जो होगा वो मेन वर्ब फॉर्म होगा, तो हमें पढ़ा गया है या हमने पढ़ा भी है, इस बात को आपने जरूर पढ़ा होगा, वर्ब हमेशा किस फॉर्म में आती है, V3 फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर ए वाला होगा V3, MP3 हो गया। अब इसको समझना पड़ेगा कि हैव हैड अ न्यू कार और वी हैव अ न्यू कार, इसका क्या मतलब है। देखिए जब हम बात करेंगे कि वी हैव अ न्यू कार, तो मतलब अभी बोल रहे हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे पास एक कार है। इस कार का संबंध या यह कार मेरे पास कब से है ये मुझे पता नहीं, या मैं बताना नहीं चाहता, ठीक है। अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूं कि मेरे पास अभी एक कार है। दूसरे की तरफ बढ़िए जरा, वी हैव हैड अ न्यू कार, इट मींस ये कार मेरे पास पहले से है और अभी भी आगे भी रहेगा, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो आई होप अंतर समझ में आया। दोनों के टेंसेस देख लें, ऊपर वाला प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट है। आई होप अंतर आपको समझ में आ गया होगा दोनों सेंटेंसेज में, और हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो और आइडिया क्लियर होगा। जैसे शी हैज अ बिग हाउस, शी हैज अ बिग हाउस। अगर हमें कहा जाए कि हैज कैसा वर्ब है, तो जस्ट हमें देखना कि क्या कोई और भी वर्ब है इसमें। कोई वर्ब नहीं दिखाई दे रहा डियर, ये अपने आप को मेन वर्ब कहेगा। जरा नेक्स्ट देखा जाए, शी हैज हैड अ बिग हाउस। सेम तरीके के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं आपको। अगेन देखेंगे हैज और ये हैड, तो ये हैड जो भैया है यहाँ पर ये कैसा काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये कैसा काम कर रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि सिंपल सी बात है कि जिनको भी हम सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अगर वो अकेला आ रहा है तब तो वो मेन वर्ब है, अगर वो मेन वर्ब के साथ आ रहा है तब भैया बोलता है कि मैं तो अपना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैड भी है, तो हम जरा हैड को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। रोहन हैड अ वॉच। अब यहाँ पर अगेन वही बात आई कि हैड कैसा वर्ब है, तो हम देख पा रहे हैं कि आगे कोई वर्ब्स है नहीं, तो अब सिंपली आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़िए। अगर हमने बोला रोहन हैड ऑलरेडी हैड अ न्यू वॉच या अ वॉच। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि दो दो हैड आए हैं, तो एक हैड हमारा ये है और एक हैड हमारा ये है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो हैड बेचारा है ये अब हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये हमारा मेन वर्ब हो गया। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे देखिए she had she had knowledge, she had knowledge। अब यहाँ पर had के बारे में कोई पूछे तो आपका जवाब बहुत सटीक होना चाहिए कि सिंस देयर इज नो मेन वर्ब, नो अदर वर्ब्स, सो इसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, they had done it before, they had done it before। अब हमें कहा जाए कि ये यहाँ पर had कैसा वर्ब है, तो अब हम देखेंगे कि आगे कोई वर्ब्स है, तो हाँ जी डन है, ये हमारा मेन वर्ब है,
अगर ये मेन वर्ब है तो ये हमारा कैसा वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब। आई होप पॉइंट बिल्कुल ढंग से क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब में सभी को मैंने एक एक एग्जांपल्स, दो दो एग्जांपल्स दे करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब जरा हम सब्जेक्ट वर्ब कंजुगेशन देख लेंगे कि किन किन वर्ब्स के साथ कौन कौन से वर्ब्स फॉर्म आते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे बी वर्ब्स की, कि अगर बी, चूंकि एमिजार वाजवर को हम बी वर्ब कहते हैं, तो इसके साथ वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आ सकती है, ठीक है, देखा जाए तो बी में अभी हम कंसीडर करेंगे यहां पर बी के साथ एमिजार वाजवर, इनके साथ वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म लिखी जा सकती है। देखिए इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है, जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। दूसरे की बात की जाए तो इनके साथ V3 फॉर्म लिख सकते हैं जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। देखिए बी खुद को भी अपना हेल्पिंग वर्ब के जैसा ट्रीट करवाते हैं, बी हो गया और बीइंग हो गया और बीन हो गया, ये तीन वर्ब्स, ठीक है। तो हम पहले दो वर्ब्स को देखेंगे क्योंकि एक के साथ अलग कंडीशन लगेगा। बी और बीइंग अगर इनके साथ लिखा जाए तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म लिखा जाएगा और सेंटेंस हमेशा ऑलवेज पैसिव वॉइस में होगा। अगर ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, आप इसको कह सकते हो सब्जेक्ट वर्ब कंजुगेशन। एग्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब कंजुगेशन मतलब दोनों का किस तरीके से मिलन होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। अब एक बचा बी फॉर्म का, एक और फॉर्म था बिन। देखिए बिन के साथ दोबारा दो वर्ब फॉर्म्स आएंगे, एक आएंगे आईएनजी जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, जब सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, और इसके साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो हमने बी के सारे फॉर्म्स आपको दिखा दिया और उनके साथ मेन वर्ब का कंजुगेशन दिखा दिया कि कौन कौन से मेन वर्ब्स उनके साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डू वर्ब की तरफ। डू, डज और डिड, ये तीन हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। डन और डूइंग हेल्पिंग वर्ब नहीं होते, वो मेन वर्ब्स होते हैं। तो इनके साथ वर्ब की हमेशा MB1 फॉर्म आएगी और ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल। बार बार दिया जाता है डिड हेल्प्ड, तो गलत हो जाएगा। अगर किसी ने डिड हेल्प्ड लिखा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिड लग गया है, सॉरी डियर, अगर डिड लग गया है तो डिड के साथ हम लिखेंगे डिड हेल्प, ये हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। अगला हमारा है हैज हैव हैड। इन सभी के साथ जब भी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर किसी ने लिखा हैव डिड तो ये गलत होगा। जब भी हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हैव डन, हैव डन। तो ये था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, बिल्कुल डिटेल में हमने बता दिया आपको बी, डू और हैव। इससे ज्यादा कोई भी कंटेंट मैंने नहीं छोड़ा है, कोई भी कंटेंट मैंने नहीं छोड़ा है। बी वर्ब्स को, डू वर्ब्स को और हैव वर्ब्स को बिल्कुल डिटेल में जो भी पॉसिबिलिटी थी, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, इसका सारा कुछ मैंने आपके साथ डिलीवर किया। आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आ रही होंगी। सबसे बड़ी बात क्लासेस समझ में आने की है कि कितने समझ में आप लोग को क्लासेस आ रही हैं। डियर क्लासेस समझ में आ रही है तो एक काम आप लोग जरूर करेंगे कि क्लासेस को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा। अपनी फीलिंग को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग देख करके चले जाते हैं तो डियर फीलिंग बताएं, अपना किस तरह का फीलिंग आपको आ रहा है, अपनी फीलिंग बताएं कमेंट के थ्रू। चलिए धन्यवाद डियर सभी का, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।